मित्रों, नमस्कार। एक बार पुनः हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछले वीडियो में पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम विषय पर बात कर रहे थे। उस बातचीत के दौरान हमने समझा था कि पाठ्यचर्या की मूलभूत बातें क्या होती है और पाठ्यक्रम की मूलभूत बातें क्या होती है। मित्रों, ये जो वीडियो है ये एक समस्या से उत्पन्न वीडियो है, क्योंकि मैंने कई शिक्षकों से बात की है और कई शिक्षाविदों के बारे में बात की है जो तथाकथित शिक्षाविद कहलाते हैं। उनको भी पाठ्यचर्या की ठीक ठीक समझ नहीं है। कई जगह तो एक दूसरे के पर्यायवाची के तौर पर प्रयोग करते हैं और कई जगह ऐसे अमूर्त बातें करते हैं कि पाठ्यचर्या में उद्देश्य होते हैं, पाठ्यचर्या में वो होता है, पाठ्यचर्या में वो होता है। तो आज हम इस वीडियो में जो पिछला वीडियो हमने किया था उससे आगे बढ़कर पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में मूलभूत क्या अंतर होता है उसकी ठीक ठीक समझ देने का प्रयास करेंगे। तो हम बात शुरू करते हैं कि पहले तो हम बात करते हैं कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें पाठ्यचर्या नाम का कंसेप्ट कब आया। जैसा कि हम सभी को पता है कि पहले हमारे संविधान में शिक्षा राज्य सूची में थी, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास था। फिर 1976 में एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा माननीय इंदिरा गांधी जी ने इसको समवर्ती सूची में डाल दिया। उससे एक वर्ष पहले 1975 में पहली बार पाठ्यचर्या पर बात हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो पहले से ही पाठ्यचर्या का कंसेप्ट था। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में 1975 में पहली बार पाठ्यचर्या के कंसेप्ट पर बात हुई और उस बातचीत में पाठ्यचर्या को परिभाषित किया गया। वो परिभाषा मैंने यहाँ श्वेत पट पर लिखी है। आप श्वेत पट से समझ लें और फिर अपनी पाठ्य पुस्तिका में या अपनी जो भी आप जहाँ रखना है वहाँ लिख लें। ये उसने एक पाठ्यचर्या समिति बनाई गई थी जिसका नाम था द करिकुलम फॉर 10 इयर्स स्कूल ए फ्रेमवर्क। इसमें इस समिति ने कहा था कि पाठ्यचर्या किन किन बातों से संबंधित है। ये पहली बात कि ये एक विशिष्ट अवस्था या कक्षा में शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों से संबंधित है। विशिष्ट अवस्था मतलब ये कक्षा में जो शिक्षा के क्या क्या सामान्य उद्देश्य होते हैं उनको लागू कैसे किया जाना है उसकी अवस्था का नाम पाठ्यचर्या। दूसरा कि विषय आधारित निर्देशनात्मक उद्देश्य और विषय वस्तु से संबंधित है। कि जैसे मान लो कक्षा 7 में हिंदी पढ़ानी है तो उस समय उद्देश्य क्या होंगे, उसके इंस्ट्रक्शंस इसमें रखे होंगे। भी उसको पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना, सामान्य व्याकरण ये समझ आएगी। ऐसे ऐसे उसमें पहले से ही डायरेक्शन फॉर्म में उद्देश्य निर्धारित होंगे। वो विषय वस्तु से संबंधित भी होंगे और विशिष्ट उद्देश्यों से संबंधित होंगे। थोड़ी सी बात आप समझ रहे, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य में क्या अंतर होता है। सामान्य उद्देश्य जैसे मैं भाषा की बात करता हूँ तो सामान्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चे में सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ने का कौशल विकसित किया जाना है, एक उद्देश्य। अब इसमें विशिष्ट उद्देश्य क्या होगा कि बच्चे में कविता के माध्यम से कविता का संज्ञान, कविता का अर्थ का ज्ञान होगा, कविता में अभिव्यक्ति का विकास होगा, कविता में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा, लिखित अभिव्यक्ति का विकास होगा। ये छोटे छोटे जो उद्देश्य होते हैं जो पर्टिकुलर विषय और क्लास को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं उनको विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। और सामान्य उद्देश्य जो एक नागरिक के तौर पर एक भले समाज में भले लोगों को ये जो बनाए जाते हैं उसको हम कहते हैं सामान्य उद्देश्य। तीसरा अध्ययन के कोर्स और समय निर्धारण से। जैसे आपके प्राइमरी क्लास के लिए अलग 5 साल का कोर्स होगा, अपर प्राइमरी का 3 साल का होगा। अभी जो
सेकेंडरी का 2 वर्ष का, हायर सीनियर सेकेंडरी का 2 वर्ष का, कॉलेज का 3 वर्ष का, पीजी का 2 वर्ष का, तो ये कोर्स का सिस्टम बनाया हुआ ना। ये कोर्स का सिस्टम कहाँ बनता है, इसका निर्धारण पाठ्यचर्या में होता है। तो ये तो कोर्स का समय कोई 5 साल का, कोई 2 साल का, कई सेमेस्टर सिस्टम है, तो वो सारा निर्धारण इस पाठ्यचर्या में किया जाता है। चौथा, शिक्षण अधिगम अनुभवों से, कि वहां उनको सीखने के कैसे कैसे अनुभव दिए जाएंगे, क्लास में भी और क्लास के बाहर भी। जैसे उनको क्लास में कैसे बनाना है, फिर उनका टेस्टिंग कैसे होनी है, फिर उनको बाहर कैसे जाना है, फिर उनको असाइनमेंट कैसे दिए जाने हैं उसमें। फिर निर्देशनात्मक साधनों और सामग्रियों से, अब उसके लिए क्या क्या विधियों का प्रयोग होगा उनको पढ़ाने के लिए, और कैसे कैसे उनकी पाठ्य सामग्री होगी, उनकी कसौटियों का निर्धारण होगा, वो सामग्री क्यों होगी, कैसे होगी, ये सामग्री का निर्धारण किसमें होगा, पाठ्यचर्या। और छठा होगा अधिगम आगमों, सीखने का जो कंसेप्ट है, क्या सीखा उसका कैसे तो आकलन किया जाएगा और कैसे मूल्यांकन किया जाएगा, ये अलग अलग स्टूडेंट का, बच्चे ने क्या सीखा, फिर टीचर की एफिशिएंसी का, फिर पेरेंट्स की प्रतिपुष्टि का, मतलब बच्चे ने क्या सीखा है, अध्यापक कैसा पढ़ाया बच्चा, और अध्यापक संतुष्ट है या नहीं है, फिर पेरेंट्स संतुष्ट है या नहीं है, तीनों एंगल से ये सब जब तय किया जाता है तब इसको कहते हैं हम पाठ्यचर्या। तो ये हमारी जो 1975 की जो पाठ्यचर्या समिति बनी थी पहली बार, और इसमें ये 6 सिद्धांत तय किए गए थे। हालांकि इस पाठ्यचर्या में भी पाठ्यचर्या को उद्देश्य के साथ जोड़ा नहीं गया था, परंतु धीरे समय के अनुसार जब 1988 की, 2000 की, 2005 की जब पाठ्यचर्या आई, तो इसको उद्देश्य के साथ इनका तालमेल बैठाया गया। तो बाकी जितनी भी पाठ्यचर्या आई है उन सब में इन उद्देश्यों पर, इस पाठ्यचर्या की इस परिभाषा पर अपनी सहमति जताई है। तो इस परिभाषा को आप नोट कर लीजिए, और इस परिभाषा के आधार पर हम पाठ्यचर्या को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि पाठ्यचर्या की समझ सही बनेगी तभी हम इसको पाठ्यक्रम से अंतर बता पाएंगे। अब आपसे कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि हमारे अभी तक जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उसमें कितनी पाठ्यचर्याएं आ चुकी है, नेशनल पाठ्यचर्या की बात करते हैं। तो ये देखो, ये सबसे पहले 1975 में, तो ये फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक बड़ा उसका खाका खींचा जाना, और डिटेलिंग, विवरण का मतलब उसमें डिटेलिंग हो। तो पहले 1975 में, फिर ये 1981 में, 1986 शिक्षा नीति है उसके आधार पर बने, फिर ये 2000 में, जो 1992 में फिर इसका लागू कैसे कार्य नीति बनाई थी 1986 के बाद में, फिर ये 2000 में आई, फिर ये 2005 में। तो अभी तक हमारे पास जो डॉक्यूमेंट में के रूप में उपलब्ध है वो 2005 की पाठ्यचर्या की रूपरेखा है। अभी ये शिक्षा नीति 2020 आ गई है, और इसका जो 4.4 बिंदु है उसमें ये बताया गया है कि ऐसी पाठ्यचर्या बनाई जानी चाहिए जो हमारे भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर बात करें, जो बच्चे के कौशल के विकास की बात करें, और जो पढ़ाई है वो 2 और 2 4 की ना हो, बिल्कुल उबाऊ न हो, निरस न हो, उसमें नए के प्रति, लचीलेपन के प्रति एक आग्रह होना चाहिए। तो अभी जो भारत की SCERTs है उसमें SCF पर काम हो रहा है। अभी ये जो नई शिक्षा नीति है उसमें इन्होंने विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की है कि पहले जब सभी स्टेट्स अपने SCF बनाए, किसके आधार पर, नई शिक्षा नीति के आधार पर, फिर वो SCF एक जगह इकट्ठे हो गए, जो कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नई लॉन्च हुई है, तो उसके आधार पर सब SCF बनाएंगे, और उन SCF के आधार पर एक NCF का फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा।
तो ये एक नई शिक्षा नीति में एक अच्छा काम हुआ है। तो ये 4 अभी तक हमारे सामने है और 5वां आने वाले समय में हमारे सामने आएगा, जो नई शिक्षा नीति पर आधारित होगा। तो इन सब में जो पाठ्यचर्या है वह पाठ्यचर्या की एक ही विशेषता है, और वो विशेषता इन 6 बिंदुओं में है। मोटा मोटी 6 बिंदु वही बात आएगी जो हमने पिछले वीडियो में की थी कि उद्देश्य निर्धारण, तौर तरीकों का विधान, पाठ्य समझ का विधान और मूल्यांकन, ये सब मिलकर के क्या बनती है, पाठ्यचर्या बनती है। इसमें 1-2 परिभाषाएं और है जिनसे हम पाठ्यचर्या को और अधिक खोल सकते हैं। तो आपको ज्यादा परिभाषाएं तो बहुत है, परिभाषाएं तो जैसे एक जगह जिक्र किया है कैलिन जे मार्श ने कि इसकी 120 से अधिक परिभाषाएं दी जा सकती है, और एक ही व्यक्ति अलग अलग संदर्भों में अलग अलग पाठ्यचर्या का अर्थ प्रकट करता है। तो इसलिए सारी परिभाषाओं को तो रटना मुश्किल है, न हम यहाँ श्वेत पत्र में इसको समझा सकते हैं, और आपको याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है। मैंने एक तो ये आपको अपने हमारा जो डॉक्यूमेंट है, भारतीय डॉक्यूमेंट है, उसकी बात कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो कैलिन जे मार्श है उसकी परिभाषा देख सकते हैं कि वह सारी नियोजित और नियोजन करना, क्लास के शुरुआत से लेकर के स्कूल शुरू होने से लेकर के खत्म होने तक सारी जो सीखने की है, लर्निंग की है, अधिगम कहते हैं लर्निंग को, जो लर्निंग की जो करिकुलम है वो जिसके लिए स्कूल उत्तरदायी है, वो सारी प्रक्रियाएं क्या कहलाती है, पाठ्यचर्या। कनिंघम की परिभाषा भी एक काबिल तारीफ है और पाठ्यचर्या को बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित करती है। वो कहते हैं पाठ्यचर्या अध्यापक रूपी कलाकार के हाथ में, एक कलाकार है, वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपने पदार्थ रूपी शिष्य को कलाग्रह रूपी स्कूल में अपने आदर्श के अनुसार विकसित अथवा रूप प्रदान करता है। ये जो आदर्श है ना, ये ही पाठ्यचर्या में लिखित सिद्धांत होते हैं। जब हम पाठ्यचर्या की बात करेंगे तो पाठ्यचर्या की बात करते समय हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि पूरा बच्चे के सीखने और सिखाने का जो उपक्रम हो रहा है उसमें क्या क्या सिखाया जाएगा, कैसे कैसे सिखाया जाएगा, उसकी क्या क्या कसौटियां होगी, उन सब पर बात जो करते हैं तब हम उसे पाठ्यचर्या कहते हैं। अब जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यचर्या का ही एक अंग है, क्योंकि पाठ्यचर्या के बिना पाठ्यक्रम बनाया ही ना जा सकता। जैसे आपको कह दिया जाए कि आपको 7वीं कक्षा का हिंदी का पाठ्यक्रम बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? न तो आपके पास कोई उद्देश्य है, न आपके पास लेवल तय है, न आपके पास कोई उसकी सीमा तय, न आपके पास समय तय, तो आप कैसे बनाओगे? तो अब हम यूँ कह सकते हैं सरल भाषा में कि पाठ्यचर्या सीखने और सिखाने के उद्देश्य तय किए जाते हैं, उसके तौर तरीके तय किए जाते हैं, उसके विषय सामग्री कैसे कैसे रखी जानी है, उसकी कसौटियां तय की जाती है, फिर उनका आकलन और मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, उसकी जो कसौटियां हैं वो तय की जाती है। जैसे कसौटी कहते हैं जिसमें सोने को घसकर देखा जाता है। तो अब सोना तो एक तरह से पाठ्यक्रम है, और जो कसौटी है वो है पाठ्यचर्या, क्योंकि पाठ्यक्रम सही है या नहीं है, ठीक बना है नहीं बना, इसको परखना पड़ेगा कैसे, पाठ्यचर्या को देख करके। तो पाठ्यचर्या एक तरह से बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए निर्धारित समूची कसौटियां हैं, उसी के आधार पर सारे फिर उद्देश्य ये डिटेलिंग बनती है। अब हम ये दोनों परिभाषाएं आप याद कर सकते हैं, और उसके याद करने से ज़्यादा आपको समझना जरूरी है। अब हम इन परिभाषाओं के आधार पर पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम के अंतर को समझ सकते हैं। अब जब ये परिभाषा हमने पढ़ी थी तो उसमें 4 बातें आई थी आपके सामने। वो 4 बातें ये थी कि ये देखो, उद्देश्य, फिर पाठ्यक्रम,
फिर इसको अलग करें तो अलग कर सकते हैं, पाठ्य पुस्तक, फिर ये तौर तरीके, मतलब इसमें आ जाएंगे सिद्धांत, ये पढ़ाने के सिद्धांत, विधियां, और ये मूल्यांकन। अब क्या है कि जब पाठ्यचर्या की रूपरेखा की बात करेंगे, मैंने पहले वीडियो में कहा था कि आपके कहा 4 कंसेप्ट है, पाठ्यचर्या की रूपरेखा, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक। तो पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है उसमें बड़ी बड़ी बातें आएंगी कि जैसे भारतीय संविधान में जो आदर्श नागरिक किसे कहा गया है, उसके संवैधानिक मूल्य क्या क्या है, उनके बारे में जिक्र होगा, और उसी के अनुरूप हमें भारत का नागरिक तैयार करना है तो उसके लिए आपको स्कूली व्यवस्था ऐसे ऐसे की जानी है। तो उसमें ऐसे आपको पढ़े पाठ्यक्रम बनाना चाहिए जिससे बच्चों में राष्ट्रीय मूल्यों का विकास हो, बच्चों में सांस्कृतिक मूल्यों का विकास हो, बच्चे पेड़ पौधों के प्रति, पर्यावरण के प्रति चेतना में, ऐसे बड़ी बड़ी जो बातें होंगी वो उसकी रूपरेखा कहलाएगी, वो उद्देश्य हो जाएंगे। फिर उसके लिए हम जो मान लो एक एंथ्रोपोलॉजी जैसा सब्जेक्ट नया आया, ऐसा सब्जेक्ट जारी करेंगे जिससे बच्चे में हमें मनुष्य का विकास कैसे हुआ है, समाज में कैसे बनता है, संगठन कैसे बनता है, उसका विकास हो। फिर उसके लिए कौन सी कैसे कैसी किताबें तैयार की जानी है। तो इसमें पाठ्यचर्या की रूपरेखा में सिद्धांत तय होते हैं और फिर उसका विवरण में उसका डिटेलिंग होती है, सिद्धांत को ऐसे ऐसे लागू किया जाना है। अब उसमें थोड़ा सा वर्णन अधिक होगा जिसमें किसमें, पाठ्यचर्या में। फिर उसके आधार पर अलग से उद्देश्यों का निर्धारण होगा, फिर उसके लिए पाठ्यक्रम बनेगा, फिर पाठ्यक्रम में थोड़ा सा क्या होता है, असाइनमेंट हो गया, परीक्षा हो गई, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कुछ और हो गया, तो वो थोड़ा सा पाठ्य पुस्तक से और पाठ्यक्रम से बड़ा अंतर हो गया छोटा सा। और उसके आधार फिर उसका असेसमेंट कैसे होगा, जैसे अभी हमारा जो 2005 की जो पाठ्यचर्या उसमें लिखा है बच्चे का लगातार असेसमेंट होना चाहिए, उसके 15 दिन के बाद में एक टर्म होनी चाहिए, फिर 15 दिन बाद फिर टर्म होनी चाहिए, फिर उसकी 3 महीने बाद होना चाहिए, फिर 6 महीने, ऐसे लगातार जो आकलन होता है, फिर उसका एक पोर्टफोलियो बनना चाहिए। तो वो एक हमारे आकलन का सिस्टम बनाया गया है। तो रूपरेखा में तो ये लिखा गया कि उसका सिद्धांत है कि उसका लगातार असेसमेंट होना चाहिए और उसका 15 दिन 20 दिन उसका लिखित अभिव्यक्त होना चाहिए, ये तो है रूपरेखा में। फिर डिटेलिंग है कि ये 15 दिनों में 1 महीने होगा, और फिर जो मूल्यांकन की योजना बनती है लास्ट में जाकर स्कूल में, तो वो उसका खुलासा करते हैं। तो इस प्रकार जो पाठ्यचर्या है वो उद्देश्य कैसे निर्धारण किया जाना है, पाठ्यक्रम कैसे निर्धारण किया जाना है, पाठ्य पुस्तक कैसे निर्धारित की जानी है, आकलन और मूल्यांकन की क्या क्या योजना बनाई गई है, उसमें जो मूल कसौटियां होती है वो तो पाठ्यचर्या की रूपरेखा होती है, और कसौटियों को थोड़ा सा व्याख्या करके समझाते हैं तो उसको कहते हैं पाठ्यचर्या। इसको ही शिक्षा क्रम भी कहते हैं, करिकुलम को शिक्षा क्रम भी कहा जाता है। तो ये चारों कंसेप्ट को आपको ठीक ठीक समझना है, और प्रत्येक शिक्षक के पास ये पाठ्यचर्या की ठीक समझ होना चाहिए, और प्रत्येक शिक्षाविद के पास, प्रत्येक जो एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर है उसको भी इस चीज की समझ होनी जरूरी है। अब हम अंतर समझेंगे, हालांकि अंतर बहुत ज्यादा स्पष्ट हो गया है, आप स्वयं इसके अंतर को कर सकते हैं। फिर भी कई परीक्षाओं में इसका अंतर पूछ लिया जाता है, आपकी नेट की परीक्षा में, सीटेट की परीक्षा में, जो अन्य स्टेट्स है उसमें रीट की परीक्षा में इस प्रकार का अंतर पूछ लिया जाता है। तो हम इसके अंतर को आपके समक्ष स्पष्ट कर देते हैं। वैसे समानता है, ज्यादा समानता क्यों जाता है, क्योंकि पाठ्यचर्या के आधार पर ही पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। एक लाइन से आप समझ जाएंगे, पाठ्यचर्या के आधार पर ही उद्देश्य तय किए जाते हैं, पाठ्यचर्या के आधार पर ही पाठ्य पुस्तक तय की जाती है। तो इस चीजों को समझ लेना, फिर हम बात करते हैं। अब ये पाठ्यचर्या व्यापक है क्योंकि वो सभी को तय करने का काम पाठ्यचर्या करती है, वो पूर्ण है, कंप्लीट है। एक पाठ्यचर्या को तय करके बताया जा सकता है सही पाठ्यचर्या को कि
इस देश के विद्यार्थी को क्या क्या सिखाया जाना है, क्यों क्यों सिखाया जाना है, और उससे बच्चे में क्या क्या चीज़ें प्राप्त होगी। तो ये पाठ्यक्रम संकीर्ण है, क्योंकि पाठ्यचर्या के सिद्धांतों के आधार पर ही कक्षागत और विषयगत पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। तो एक ये जैसे प्राथमिक स्तर पर बड़ा भी हो सकता है और एक क्लास का भी बन सकता है, और ये केवल एक क्लास के लिए और एक विषय के लिए बनता है। ये दोनों में डिटेलिंग करेंगे तो याद हो जाएगा। इसमें सामान्य उद्देश्य होते हैं। पाठ्यचर्या में सामान्य उद्देश्य ऐसे निर्धारित किए जाते हैं कि जैसे बच्चे में भाषा और संस्कृति की समझ पैदा की जानी अपेक्षित है। अब विशिष्ट उद्देश्य में क्या आएगा कि भाषा में उसका लोग लिखना, पढ़ना, मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, विचारों का संप्रेषण, मौलिकता, ये सब बातें उसकी आ जाएगी विशिष्ट उद्देश्य में। जैसे सामान्य उद्देश्य में आ जाएगा कि बच्चे को सामान्य हिसाब किताब की समझ होनी चाहिए। हम विशिष्ट उद्देश्य में क्या आएगा कि उसको पहली क्लास है तो 100 तक की जोड़ आनी चाहिए, 100 तक की क्या 2 अंकों की जोड़ आनी चाहिए, तीसरी क्लास है तो 3 अंकों की आनी चाहिए, या गुणनखंड आना चाहिए, समीकरण आना चाहिए, वो यहाँ विशिष्ट उद्देश्य में तय कीजिए। फिर ये वर्णनात्मक होता है सब्जेक्ट को लेकर के, लर्निंग एक्सपीरियंस को लेकर के और मूल्यांकन को लेकर के। क्योंकि इसमें कोई सिस्टम से नहीं होता, 1 2 3 4 ऐसे नहीं होते। वो एक बात करता है, खुली बात करता है कि बच्चे को ऐसे अनुभव दिए जाने चाहिए जो बच्चे को व्यवहारिक दुनिया से जोड़े, जो बच्चे को समाज से जुड़ा लगाव पैदा करे, जो बच्चे में राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव पैदा करे। तो इस प्रकार की बातें होगी इसमें। अब इसमें क्या होगा, वस्तुनिष्ठता होगी पाठ्यक्रम में। पाठ्यक्रम वस्तुनिष्ठता कैसी होगी, जैसे प्रेमचंद की कविता लग गई तो ये उसकी तय है। ये प्रेमचंद की चलो कहानी होती है, कविता कम लिखी, उन्होंने लिखी नहीं है, तो ये यहाँ वो वस्तुनिष्ठता होगी। या एक जो गुणनखंड का पूरा पार्ट है वो इसका पूरा लिखा जाएगा, ये गुणनखंड आएंगे, तो ये एक तरह से वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और ये सब्जेक्टिव होता है। अब ये जो पाठ्यचर्या होती है वो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, कोर्स के लिए बनती है। जैसे एमए के कोर्स के लिए एमए की कोर्स की एक पाठ्यचर्या, बीए की कोर्स की एक पाठ्यचर्या। मतलब कि ये जो पाठ्यक्रम होता है वो 1 वर्ष के लिए बन जाता है, 1 सेमेस्टर के लिए बन जाता है, इससे ज़्यादा पाठ्यक्रम नहीं बनता, और ये विषय के अनुसार और कक्षा के अनुसार बनता है, और ये समग्र रूप से बनता है। तो ये पाठ्यचर्या एक नजरिया है, मतलब एक देखने का दृष्टिकोण है कि हम भारत की शिक्षा व्यवस्था को कैसे देखते हैं। उसमें सीखना, सिखाना, उसकी मानसिक, भावात्मक, सांस्कृतिक डेवलपमेंट कैसे होगा, ये एक अमूर्त चिंतन है। उसमें आप बता नहीं सकते कि पाठ्यचर्या को ऐसे ऐसे बताया जाना है, जबकि ये एक मूर्त है और निश्चित है। आप बता सकते हो, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 7वीं क्लास का हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है, तो बता दो ये पाठ है, उसमें ये उसमें कौशल डेवलपमेंट करने हैं, ये उसमें ज्ञान डेवलप करना है, ये अवबोध का है, इस चीज़ ये बातें हैं, तो ये आप यहाँ बता सकते हो। जबकि पाठ्यचर्या एक कंसेप्ट होता है जिसको एक शब्द में परिभाषित नहीं किया जा सकता। वो जैसे आप खोलते हो वो खुलता ही जाएगा, क्योंकि उसमें बच्चे के एक एक पक्ष का विकास है। हम ये चाहते हैं कि बच्चा बिल्कुल कंप्लीट हो, एक तरह से आइडियल जो है, आइडियल स्थिति हमेशा कभी भी प्राप्य नहीं होती, वो हमारे सामने दिखती है, वो लक्ष्य होता है, और हम सब लक्ष्य की ओर प्रयासरत होते हैं। तो वो आइडियल जो कंसेप्ट है वो है पाठ्यचर्या। अब ये दूसरा, पाठ्यचर्या में कसौटियों का निर्माण किया जाता है। जैसे उद्देश्य कैसे निर्धारित किए जाएंगे, क्यों निर्धारित किए जाएंगे, ये, और पाठ्यक्रम ऐसा होगा तो क्यों होगा, उसके आधार क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये सब कसौटियाँ बनेगी। जैसे सोने को परखने के लिए जो कसौटी होती है, तो उसमें सोना कैसे कोई
अंगूठी है, चाहे हार है, चाहे पाजेब है, कुछ भी है, उसको उस पर परखा जाता है। तो यहाँ जितने भी उस पाठ्यचर्या के अंग है, उस पाठ्यचर्या को अंगों को पाठ्यचर्या में ही कसा जाता है, उसको परखा जाता है। तो कसौटी कहते हैं परखने की, यहां परखने का भाव है। और यहां उन परखने के जो बिंदु है, उस पर जो तैयार सामग्री है, उसको कहते हैं पाठ्य सामग्री, ये पाठ्यक्रम। अब दूसरे निर्माण की प्रक्रिया में भिन्नता है। जो पाठ्यचर्या बनती है उसके लिए एक सरकारी ग्रुप होता है, स्टेट हाईवे पर, जो हाई लेवल पर, नेशनल लेवल पर एनसीईआरटी बनाती है, स्टेट लेवल पर उसका निर्माण एससीईआरटी करती है। और जबकि जो पाठ्यक्रम है उसके लिए कुछ शिक्षकों का ग्रुप भी कर सकता है, कुछ कॉलेज वाले अपने स्तर पर कर सकते हैं, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी भी अपने स्तर पर कर सकते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं कि जैसे एनसीईआरटी 2005 के आधार पर कई किताबें बनी हुई है, एनसीईआरटी भी बनाती है, एससीईआरटी भी बनाती है, राजस्थान एससीईआरटी बनाती है, दूसरे स्टेट के एससीईआरटी बनाते हैं। और जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं उन्होंने भी उसी एनसीईआरटी के आधार पर किताबें तैयार की, उसमें लिखते भी है कि ये पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी 2005 के आधार पर तैयार की गई है। तो वो ये एक छोटा ग्रुप है जिसमें कॉलेज, टीचर, संस्थाएं, प्राइवेट पब्लिशर्स भी बना सकते हैं इसको। फिर ये अगला है कि जीवन की चर्या है, ये बच्चे के पूरे जीवन की चर्या है, मतलब पूरे जीवन उसका कैसा बने, इसकी तैयारी का एक फ्रेमवर्क है। जबकि ये एक पाठ्य पुस्तक को कैसे पढ़ाना है, शिक्षण सामग्री को कैसे क्रम से तय करना है, ये है पाठ्यक्रम। इस प्रकार हम जो पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को भिन्न भिन्न बता सकते हैं। जो पाठ्यचर्या है और पाठ्यक्रम है, ये समझने के लिए इनको अलग अलग करना जरूरी है, अन्यथा दोनों एक ही है, क्योंकि पाठ्यचर्या के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। और उसमें जितना पाठ्यचर्या के सिद्धांतों के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, उतना ही वो पाठ्यक्रम जो पाठ्यचर्या में जो उल्लेखित उद्देश्य है उसकी संप्राप्ति करने में सहायक होता है। तो जब एक तरह से पाठ्यचर्या को हम संकीर्ण और व्यापक दो अर्थ में प्रकट कर सकते हैं। संकीर्ण अर्थ में तो ये होगा कि जो उद्देश्य, पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम और आकलन, मूल्यांकन, तौर तरीके, इन सब के निर्धारण के जो लेखा जोखा ध्यान रखा जाता है उसको हम पाठ्यचर्या कहते हैं, संकुचित अर्थ में हो गया। और जो व्यापक अर्थ में ये हो गया कि पाठ्यचर्या वह है जिसके आधार पर उद्देश्य, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, तौर तरीके आदि सब निर्धारित रहते हैं। तो मोटा मोटी तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। बाकी समझने के लिए यह है कि जब आप कोई बात हम सीखने सिखाने की शुरुआत करेंगे तब वो पाठ्यचर्या होगी, और जब हम क्लास में उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे तब वो आपके सामने एक पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक होगी। परंतु वो पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक तब होगी जब पाठ्यचर्या पहले से हमारे पास सुरक्षित होगी। तो हमारे पास 4 प्रकार की सामग्री होती है और शिक्षक को उन चारों सामग्री की जानकारी होनी चाहिए। पहले पाठ्यचर्या की रूपरेखा, दूसरी पाठ्यचर्या का पूरा विवरण, तीसरा पाठ्यक्रम और चौथा पाठ्य पुस्तक। अब ये जो पाठ्यचर्या है उसी के पाठ्यचर्या की रूपरेखा है, उसी के आधार पर भी ये तीनों चीज़ें निर्भर करती है। ये दोनों के कंसेप्ट में अंतर है कि वो एक तरह से जो शिक्षा को किस रूप में देखा जाना है ये तय करती है पाठ्यचर्या, और शिक्षा किस रूप में हमारे सामने है वो है पाठ्यक्रम। तो ये शब्दों से ज़्यादा बात नहीं समझ
समझी जा सकेगी। अब आपको केवल इसको आपको मस्तिष्क में उतारना है और स्वयं इसको महसूस करना है कि क्या पाठ्यक्रम होता है और क्या पाठ्यचर्या होती है। उसकी अगर हमें ठीक समझ होगी तो हम बच्चों के साथ न्याय कर सकेंगे और अपनी अंतर आत्मा के साथ भी न्याय कर सकेंगे। मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए और पेडागोजी से संबंधित, इस पाठ्यचर्या से संबंधित हम इस बात को और आगे बढ़ाने जा रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई नासमझी की गुंजाइश ही नहीं रहे। आप मेरी वीडियो को लगातार देखते रहें, मेरे साथ जुड़े रहिए और हम सब मिलकर इस शिक्षा की अलग को जगाए रखें, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसी आपसे अपेक्षा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।